हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं रसायन अध्याय 3 विद्युत रसायन के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल, उसकी संरचना और उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। अगर हम शब्दों को ध्यान दें तो शब्दों से ही परिभाषा बन जाएगा। विद्युत रासायनिक सेल ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उन्हें विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब इसमें जोड़ना क्या है आपको? इसमें केवल आपको जोड़ना है ऊर्जा। तो परिभाषा क्या हो गया? ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ध्यान दो, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उन्हें विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब इसी को दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर, रासायनिक ऊर्जा का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है मतलब ये सेल ऐसा है जिससे हमको विद्युत धारा प्राप्त होता है। तो ऐसे सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है उन्हें विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है ऋणाक्ष अभिक्रिया। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके जगह में आप कह सकते हो ऋणाक्ष अभिक्रिया। मतलब हम इस सेल को कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे सेल जिनमें ऋणाक्ष अभिक्रिया संपन्न होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ऋणाक्ष अभिक्रिया किसे कहते हैं? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, मतलब जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण हो। तो ये ऋणाक्ष की जगह में आप और क्या कह सकते हो? ऐसे सेल जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने पर, अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होने पर, अभिक्रिया संपन्न होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत रासायनिक सेल को हम कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शब्दों को ध्यान दो। विद्युत रासायनिक सेल ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब जिसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ऐसे सेलों को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनी सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। अब एग्जाम में आपको विद्युत रासायनिक सेल भी पूछ सकता है, या गैल्वेनी सेल किसे कहते हैं, वोल्टीय सेल किसे कहते हैं, डेनियल सेल क्या है, कई प्रकार से पूछ सकता है। तो विद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनी सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि सेल की सर्वप्रथम रचना किया गैल्वेनी ने। ये जो विद्युत रासायनिक सेल है इसकी सर्वप्रथम रचना किया, निर्माण किया किसने? गैल्वेनी ने। तो उनके नाम के आधार पे इनको कहा जाता है गैल्वेनी सेल, या कहीं कहीं पर लिखा रहता है गैल्वेनिक सेल। अब ये जो विद्युत रासायनिक सेल है इसी को हम वोल्टीय सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वोल्टीय सेल? तो रचना यानी कि निर्माण सबसे पहले गैल्वेनी ने किया, लेकिन उसमें आवश्यक संशोधन किया, आवश्यक संशोधन वोल्टा ने, वोल्टा नाम के वैज्ञानिक ने। विद्युत रासायनिक सेल में आवश्यक संशोधन किया वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। तो उनके नाम के आधार पे विद्युत रासायनिक सेल को वोल्टीय सेल भी कहते हैं। मतलब विद्युत रासायनिक सेल का ही नाम क्या है? गैल्वेनी सेल या गैल्वेनिक सेल, या उसी को हम कहते हैं वोल्टीय सेल। क्यों कहते हैं उसको समझना है। निर्माण किसने किया? गैल्वेनी ने, इसीलिए गैल्वेनी सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। आवश्यक संशोधन किसने किया? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए विद्युत रासायनिक सेल को वोल्टीय सेल भी कहते हैं। और इसका सबसे सरल एग्जाम्पल होता है, सबसे सरल उदाहरण होता है डेनियल सेल।
तो हम पढ़ेंगे डेनियल सेल की रचना, उसकी कार्यविधि और उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डेनियल सेल की संरचना। तो ये जो डेनियल सेल है इसमें दो पात्र होते हैं। ये मान लीजिए एक पात्र है, या बीकर भी लिख सकते हो। ये दूसरा पात्र है। तो इसमें दो पात्र होते हैं। एक पात्र में जिंक का जो क्षण है, ये जिंक का क्षण, ये जो है जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। विलयन किसका भरा हुआ है? जिंक सल्फेट का। और ये क्षण किसका है? तो ये जिंक का है, जिंक का क्षण। तो बोल्टीय सेल में दो पात्र होते हैं। एक पात्र में जिंक का क्षण जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। दूसरे पात्र में कॉपर का क्षण यानी कि तांबा का क्षण। ये हो गया कॉपर या तांबा का क्षण, और ये डूबा रहता है कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में। दोनों ही विद्युत अपघट्य हैं। यहां जिंक सल्फेट का विद्युत अपघट्य है और यहां कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य है। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं कि जैसे हम किसी धातु के क्षण को विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबाते हैं तो उसको फिर धातु का क्षण नहीं कहते, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। मतलब यहां पर ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच में जोड़ दिया जाता है धारामापी और परिवर्ती प्रतिरोध। यहां पर हम जोड़ दिए धारामापी। यहां जुड़ा रहता है धारामापी जिसकी सहायता से धारा का मापन करना है, और जुड़ा रहता है परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध। यहां पर कुंजी लगा दिए। ये जो दोनों विलयन हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए लवण सेतु नाम के एक उपकरण का उपयोग करते हैं। यहां पर एक लवण सेतु होता है। ये लवण सेतु जो है कांच के यू आकार की उल्टी नली होती है। देखो ये अंग्रेजी का यू है लेकिन उल्टा यू है। तो ये जो कांच के यू आकार की उल्टी नली है इसी को हम कहते हैं लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। लवण सेतु क्या करता है? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों विलयन के बीच में संपर्क स्थापित करता है। वैसे भी हम लवण सेतु के बारे में अलग से पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लवण सेतु किसे कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल में इसका कार्य या इसकी भूमिका लिखिए गए। तो यहां पर आपको क्या लिखना है कि लवण सेतु की सहायता से दोनों विलयनों के बीच में संपर्क स्थापित कर दिया जाता है। क्योंकि अगर हम यहां पर लवण सेतु नहीं लेंगे तो यह परिपथ जो है खुला परिपथ बनेगा। और आप पहले भी पढ़े हो विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होता है? बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। तो इस सेल को बंद परिपथ बनाने के लिए हम किसका उपयोग किए? लवण सेतु का। तो ये हो गया डेनियल सेल की संरचना। चलिए अब हम लिख लेते हैं संरचना। यहां पर जो जो बनाए हैं वही सबको आपको लिखना है संरचना में। इसमें दो पात्र होते हैं। ये हो गया दो पात्र या दो बीकर भी कह सकते हो कि इसमें दो बीकर होते हैं या दो पात्र होते हैं। पहले पात्र में जिंक का क्षण जिंक सल्फेट विलयन में, और दूसरे पात्र में कॉपर का क्षण कॉपर सल्फेट विलयन में डूबा रहता है। एक पात्र में जिंक का क्षण जिंक सल्फेट विलयन में, तथा दूसरे पात्र में कॉपर का क्षण कॉपर सल्फेट विलयन में डूबा रहता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच धारामापी और परिवर्ती प्रतिरोध लगा दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच धारामापी और
परिवर्ती प्रतिरोध लगा होता है, परिवर्ती प्रतिरोध लगा होता है। और क्या बच गया? लवण सेतु। कांच की एक यू आकार की नली होती है जिसको हम लवण सेतु कहते हैं, और ये जो है दोनों विलयनों के बीच में संपर्क स्थापित करता है। इसमें कांच की एक यू आकार की उल्टी नली लगी होती है, उल्टी नली लगी होती है, जिसे लवण सेतु कहते हैं। यह दोनों विलयनों के मध्य संपर्क स्थापित करता है, यह दोनों विलयनों के मध्य संपर्क स्थापित करता है। तो यह हो गया आपका डेनियल सेल की संरचना। चलिए अब हम देखते हैं सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं या क्रिया विधि। देखिए यह सेल में यहां पर कुंजी लगा है, इस कुंजी को जैसे ही हम ऑन करेंगे, जैसे ही बंद करेंगे, यानी कि यह सेल का परिपथ जैसे ही पूर्ण होता है तब क्या होता है? सेल का परिपथ जैसे ही पूर्ण होता है, ये जो जिंक का क्षण है ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन में परिवर्तित हो जाता है। जिंक का क्षण क्या कर रहा है? सॉलिड जो है ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये परिपथ पूर्ण होता है, जिंक का क्षण यानी जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन में परिवर्तित हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब ऑक्सीकरण, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जिंक का क्षण जो है ऑक्सीकृत हो जाता है। अब देखो ये जो जिंक का क्षण है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन में परिवर्तित हो गया। तो यहां पर दो चीज है, एक तो जिंक आयन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो जिंक आयन है वो चला जाता है जिंक सल्फेट के विलयन में, मतलब यहां से जिंक आयन कहां आ गया? जिंक सल्फेट के विलयन में। क्या बचा? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य परिपथ में गति करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे और इस प्रकार से गति करते हुए कहां पहुंचते हैं? कॉपर क्षण में पहुंचते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य परिपथ में गति करते हुए कॉपर के क्षण में पहुंचता है। अब यहां क्या होता है वो समझना। यहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और हम किसी विद्युत अपघट्य का विलयन बनाते हैं तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। ये भी आप पढ़े हो। कॉपर सल्फेट का जैसे ही हम जलीय विलयन बनाएंगे वो अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या है? यहां पर है कॉपर 2+ आयन और HO4 2- आयन, बहुत सारा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन कॉपर क्षण के पास पहुंचता है, यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, ये जो कॉपर आयन है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। कॉपर 2+ आयन ये जो है जिंक के द्वारा त्यागे गए दोनों इलेक्ट्रॉनों को, इस इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण किया और ये कॉपर के रूप में अपचयित हो गया। मतलब जिंक जो है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है जिंक से कॉपर की ओर। और आप पढ़े हो जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है जिंक से कॉपर की ओर, यानी कि धारा किधर प्रवाहित होगी? कॉपर से जिंक की ओर। ये विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। कैसे हमको पता चलेगा कि इस परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके लिए हम लिए हैं धारा मापी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी और धारा मापी में विक्षेप आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर क्या हो रहा है? देखो
जिंक के क्षण में ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां पर हो रहा है ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, और यहां पर कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इस पात्र में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है अपचयन। और ऑक्सीकरण और अपचयन को हम एक साथ कहें तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब इस सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन संपन्न हो रहा है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, और इसी सेल को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। अगर हम इस सेल के बारे में और बात करें, देखो यहां पर हो क्या रहा है, अच्छे समझना। जिंक धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन के रूप में टूट रहा है, और यहां पर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर के रूप में अपचयित हो रहा है। मतलब यहां से इस विलयन में से कॉपर यहां इकट्ठा होते जा रहा है। इसके विपरीत ये जो जिंक धातु है ये आयनों में विभक्त हो रहा है। तो होगा क्या, जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होते जाएगी वैसे वैसे जिंक का जो क्षण है वो पतला होते जाएगा। क्यों पतला हो रहा है, क्योंकि जिंक धातु का जो क्षण है वो आयन के रूप में टूटते जा रहा है। लेकिन अगर हम कॉपर क्षण की बारे में बात करें तो जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होते जाएगा वैसे वैसे कॉपर क्षण मोटा होते जाएगा। क्यों मोटा होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर कहां जा रहा है, कॉपर के क्षण पे एकत्रित हो रहा है। तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, तो जिस धातु का एनोड बना रहता है वो क्षण जो है लगातार पतला होते जाता है, और जिस क्षण का कैथोड बना रहता है वो लगातार मोटा होते जाता है। जिंक के क्षण में ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर के क्षण में अपचयन हो रहा है। और जिस क्षण में ऑक्सीकरण होता है उसको हम कहते हैं एनोड। जिंक के क्षण में ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसको हम कहेंगे एनोड, और जिस क्षण में अपचयन होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। एनोड और कैथोड किसे कहते हैं, जिस क्षण में ऑक्सीकरण होता है उसको हम कहते हैं एनोड, और जिस क्षण में अपचयन होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। अब यहां पर चिन्ह को ध्यान देना कि एनोड जो है प्लस होगा कि माइनस होगा। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं विद्युत अपघटनी सेल। सेल कोई भी हो परिभाषा वही रहता है, एनोड और कैथोड का चिन्ह बदलता है। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड का मतलब प्लस और कैथोड का मतलब माइनस, लेकिन यहां पर उल्टा हो जाएगा। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड का मतलब होता है माइनस और कैथोड का मतलब होता है प्लस। अब ये चिन्ह में कंफ्यूज मत होना, वैसे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है जिंक से कॉपर की ओर, और इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस आवेश। जैसे ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश है तो ये किस ओर गति करेगा, प्लस की ओर गति करेगा। मतलब इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा। इसीलिए कैथोड में हम प्लस प्रदर्शित किए हैं और एनोड में हम माइनस प्रदर्शित किए हैं। वैसे एनोड और कैथोड की एक परिभाषा और भी होती है। एक परिभाषा तो ये हो गया कि जिस क्षण में ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। एनोड की दूसरी परिभाषा क्या है, इससे पहले भी हम पढ़े हैं। जिस क्षण में से धारा जो है विलयन में प्रवेश करता है, जिस क्षण में से धारा विलयन में प्रवेश करता है उसको हम कहते हैं एनोड। तो अगर हम धारा के आधार पर देखें, देखो तो धारा इधर जा रहा है, प्रवेश कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा एनोड। कैथोड किसे कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड का अपचयन होता है, एक परिभाषा ये है। दूसरा, जिस इलेक्ट्रोड में से धारा बाहर निकलता है, देखो यहां पर धारा इस ओर जा रहा है इधर, तो दोनों में से कोई भी परिभाषा कहोगे तो वही होगा एनोड और कैथोड का। चिन्ह को ध्यान रखना, और चिन्ह में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रॉन को अगर ध्यान दोगे तो
इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गति करेगा? प्लस की ओर गति करेगा। मतलब ये कैथोड को हम प्लस लेंगे और एनोड को माइनस लेंगे। तो ये हो गया सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि क्रिया विधि। चलिए क्रिया विधि में क्या क्या लिखना है फटाफट नोट्स बना लीजिए। क्रिया विधि की शुरुआत कहां से करते हैं? जब सेल का परिपथ पूर्ण होता है। इस कंडीशन में सेल में से धारा प्रवाहित नहीं होगा क्योंकि अभी परिपथ पूर्ण नहीं है। ये जो कुंजी है वो ऑफ है। परिपथ जब पूरा होगा तब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। तो यहां शुरुआत करना है जब सेल का परिपथ पूर्ण होता है तो क्रिया विधि हम सबसे पहले लिखते हैं जब सेल का परिपथ पूर्ण हो। जब सेल का परिपथ पूर्ण हो। जब सेल का परिपथ पूर्ण होता है जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक आयन के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। जिंक धातु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक आयन के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। जिंक आयन के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे ही सेल परिपथ पूर्ण होता है जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जिंक आयन के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। जिंक आयन कहाँ जाता है? तो जिंक 2+ आयन जो है जिंक सल्फेट के विलयन में चला जाता है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि जिंक सॉलिड क्या हुआ? ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन के रूप में ऑक्सीकृत हो गया। अब इसके बारे में लिखना है जिंक आयन कहां जाता है? जिंक 2+ आयन जिंक सल्फेट के विलयन में चला जाता है। जिंक सल्फेट के विलयन में चला जाता है। जिंक आयन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये बाह्य परिपथ में गति करते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड के पास पहुंचता है। 2e मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में गति करते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड में पहुंचता है। कॉपर इलेक्ट्रोड में पहुंचता है जहां कॉपर 2+ आयन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर के रूप में अपचयित हो जाता है। कॉपर के रूप में अपचयित होकर इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिंक का क्षण एनोड की तरह और कॉपर का क्षण कैथोड की तरह कार्य करता है। अर्थात जिंक क्षण एनोड के रूप में तथा कॉपर का क्षण कैथोड के रूप में कार्य करता है। कैथोड के रूप में कार्य करता है। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है और कैथोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। देखिए एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? एनोड का मतलब क्या है? माइनस। तो एनोड पर जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन में परिवर्तित होता है। जिंक सॉलिड ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन में परिवर्तित हो गया।
कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड मतलब प्लस, कैथोड पर कॉपर आयन जो है उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर के रूप में अपचयित हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब ऑक्सीकरण, तो इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। यहां कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसको हम कहेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण और अपचयन को जोड़ दें तब बन जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। और विद्युत रासायनिक सेल में संपन्न होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने पर ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं सेल में होने वाली पूर्ण अभिक्रिया। पूर्ण अभिक्रिया किस प्रकार से होगा, देखिए लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से अगर हम जोड़ दें तो क्या मिल रहा है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से बना है जिंक 2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर सॉलिड, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, मतलब इसको हम सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते थे, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस आयन से बना है जिंक 2 प्लस आयन कॉपर सॉलिड। तो ये हो गया डेनियल सेल में होने वाली पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब हम देखते हैं डेनियल सेल को हम संकेत की सहायता से किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, मतलब डेनियल सेल का संकेत। तो किसी विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। एनोड को हम लेफ्ट साइड में प्रदर्शित करते हैं और कैथोड को हम राइट साइड में प्रदर्शित करते हैं। ये एनोड है तो इसको हमको लेफ्ट साइड में प्रदर्शित करना है। ये एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, एनोड मतलब माइनस पर। यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर जिंक धातु जो है जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा है। ये हो गया जिंक सॉलिड, या तो तिरछा रेखा करोगे तो भी ठीक है या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, सीधी रेखा से ही प्रदर्शित करते हैं। जिंक सॉलिड ये किस में चेंज हो रहा है, ये ऑक्सीकृत हो रहा है जिंक आयन में, जिंक 2 प्लस आयन, यहां पर हम सीधे करेंगे तो भी ठीक है, जिंक 2 प्लस आयन। यहां पे लिखते हैं हम इकाई मोललता, यानी कि ये जो जिंक आयन है वो कहां चला जाता है, जिंक सल्फेट के विलयन में। और ये जो जिंक सल्फेट का विलयन है ये होता है 1.0 कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब मोलरता, और मोलरता का मतलब होता है प्रति मोल प्रति लीटर, इकाई मोलरता 1 मोल प्रति लीटर। ये जो जिंक 2 प्लस आयन है यहां पर हम लिखते हैं एक्वा 1.0 एम, तो यहां लिख दीजिए आप एक्वा 1.0 कैपिटल एम। ये है ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ध्यान दो ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल है। और जहां पर अपचयन होगा उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन अर्ध सेल। तो ये जो राइट साइड है जहां पर हम कैथोड को प्रदर्शित करते हैं, कैथोड में क्या हो रहा है ध्यान दो, ये जो कॉपर आयन है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर के रूप में अपचयित हो रहा है। कॉपर 2 प्लस आयन कहां से मिला, ये विलयन से। ये जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, अच्छा किस में है ये 1.0 मोलरता का जो विलयन है उसमें है। यहां पर सीधी रेखा या फिर तिरछा रेखा करके ये किसको रूप में अपचयित हो गया, कॉपर सॉलिड के रूप में अपचयित हो गया। और ये हो रहा है कहां पर, कैथोड पर, यानी कि प्लस पर। तो तिरछा रेखा करोगे तो भी ठीक है, सीधा करेंगे तो इसको हम लिखेंगे कॉपर 2 प्लस आयन एक्वा 1.0 कैपिटल एम, सीधी रेखा, फिर कॉपर के रूप में अपचयित हो गया। ये जो लेफ्ट साइड में है ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल है और ये जो राइट साइड में है वो अपचयन अर्ध सेल है। दोनों को मिलाएंगे तब बनेगा विद्युत रासायनिक सेल। दोनों को मिलाते कैसे हैं, तो 2 खड़ी समांतर रेखा से दोनों को हम मिला देते हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच में हम 2 खड़ी समांतर रेखा खींच दिए। ये तो ये हो गया विद्युत रासायनिक सेल का संकेत।
तो इस प्रकार आज हमने देखा विद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम गैल्वेनी सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, या उसी को हम कहते हैं वोल्टीय सेल। और एग्जाम में आपको डेनियल सेल के रूप में भी पूछ सकता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल का सबसे सरल उदाहरण होता है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल किसे कहते हैं, उसकी संरचना, उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं और उसका संकेत। अगले लेक्चर में हम देखेंगे लवण सेतु। लवण सेतु क्या है और उसके कार्य।